अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप रुद्रपुर के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएंगे। ये लोग जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ मकान बनाया, यहाँ का विधायक इनके साथ खड़ा है। रजिस्ट्री शुदा जमीन है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। बैंक लोन में लोगों ने लेके मकान बनाए हैं। घरों के अंदर लोग बंद हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जो 8 मकान वाले हैं या खाली प्लाट वाले हैं, इनका कोई दोष ही नहीं है। इनको किस बात की सजा मिल रही है? जिन घर पे लोन है उन पे जो अधिकारी जो बैठे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? दीपक चराया ने दिया है, अब दूसरा कोई आ रहा है कि ये मेरी जमीन में है। किस बैंक से लोन हुआ है? कुछ आप जिस भी बैंक से हुआ सबको मिलाया गया था, सब मिले हुए हैं। कल नोटिस लगे हैं और आज ये तोड़ने के लिए कह रहे हैं। लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं। रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में मैं मौजूद हूँ। श्री श्याम कॉलोनी है ये, और यहाँ पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है। इस भयग्रस्त माहौल में कल सुबह जब स्कूल का टाइम होगा तो इन 8 घरों के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? महिलाएं जब किचन में जाएंगी तो वो खाना कैसे बना पाएंगी? और जब पूरा परिवार एक जगह बैठा होगा तो वो रात का भोजन कैसे करेगा? कैसे निवाला गले से हलक से नीचे जाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरे जीवन भर की पूंजी लगाकर मध्यम वर्ग से भी छोटे तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज उनका आशियाना जब उजड़ रहा है। और इतना ही नहीं, हेरा फेरी का मामला जो शुरू होता है उसमें प्रशासनिक राजस्व विभाग के पटवारी से लेकर तमाम सारे अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार सब मौजूद हैं। और कोर्ट से जो ध्वस्तीकरण का आदेश होता है उसका पत्रावली भी, उसके भी जो नोटिस चस्पा होता है वो 15 दिन पहले नहीं होता है। आज ध्वस्तीकरण का आदेश है और कल 11 बजे महज 24 घंटे पहले, 24 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं, नोटिस चस्पा किया जाता है। जबकि कोई भी नोटिस इस तरीके का वो कम से कम 15 दिन पहले दिया जाना चाहिए था। तो ये देख सकते हैं कि पूरी न्यायिक व्यवस्था को भी किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है और मखौल की स्थिति बन गई है। और जिस तरीके से रुद्रपुर के बिल्डर बेलगाम हो चुके हैं, राजनीतिक संरक्षण में लोगों का उल्लू काट रहे हैं, आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कभी भी आपकी जेब पर डाका पड़ सकता है और इस तरीके से आपकी भी आंखें फटी की फटी रह सकती हैं, जैसे इस कॉलोनी के हैं। इस तरीके के पूरे नोटिस वो चस्पा किए गए हैं घरों पर। सीजीएम कोर्ट रुद्रपुर का जो है पूरा नोटिस है और उस नोटिस के अनुपालन में 28 अगस्त को प्रत्यावली पेश होनी है। यानी कि आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त तक ये 8 के 8 जो बहुमंजिला मकान हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए थी। और इसकी पूरी जो जवाबी कार्रवाई है और जो भी आज घटनाक्रम हो रहा है, इसका पूरा ब्यौरा 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाना है। और नहीं होता है तो कोर्ट की अवमानना का इसमें आगे मामला बनेगा। घरों के अंदर लोग बंद हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और पूरी तरीके से हताश हैं, निराश हैं कि जो जीवन भर की पूंजी उन्होंने लगाई, आखिर कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया। और बिल्डर की जो अपनी मनमानी है, उनके मकड़ जाल में लोग, आम लोग जो हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर पूरे ज़िंदगी की कमाई लगाकर यहाँ पर 100 गज, 150 गज, 200 गज के प्लाट लिए, मकान बनाया और आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को वो झेल रहे हैं। राजू रस्तोगी हैं जिन्होंने बात दाखिल किया था। दीपक कुमार चराया ये भी प्रॉपर्टी डीलर हैं और बिल्डर हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो 8 मकानों पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है न्यायालय के द्वारा, वहाँ पर राजू रस्तोगी के ये प्लाट थे 8 के 8 और गलत तरीके से दीपक चराया ने इन प्लॉटों को बेच दिया है। दीपक कुमार से एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनसे एक एग्रीमेंट हुआ था, अनरजिस्टर्ड था वो। तो उसके बाद ये था कि 50 लाख रुपए 2018 में हुआ था, 50 लाख रुपए देंगे ये। तो इन्होंने कुछ पैसे दिए 4 साल में, कुछ पैसे 16 लाख रुपए जो अपने दावे में उन्होंने दाखिल किया है। और फिर उसके बाद इन्होंने एक हमारे खिलाफ सिविल सूट दाखिल कर दिया। सिविल सूट उन्होंने किया कि हमने 6 मकान बना दिए हैं और रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और ये किसी दूसरे को बेचने के, मतलब एक फर्जी सिविल सूट 2 लोग को और पार्टी बना दिया, उनका कोई मतलब नहीं। जबकि फिर मुकदमा हम लड़ते रहे, वही केस अब हमने जवाब दिया वो, लेकिन कोर्ट में कभी उपस्थित नहीं हुए। फिर कोर्ट ने काफ़ी समय दिया, माननीय न्यायालय ने उनको सुनवाई का मौका दिया कई बार, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। और फिर हमारे फेवर में आदेश हो गया
फिर हमने अपना दावा काउंटर दाखिल किया। फिर उसके बाद इनको सम्मान कई बार गया, लेकिन ये कभी नहीं आए। पेपर में भी पब्लिश हुआ, ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तब ये डिक्री आदेश था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजू रस्तोगी। आप भी यहीं रुद्रपुर के रहने वाले हैं? नहीं, पहले थे, अब लखनऊ रहते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप रुद्रपुर के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और धोखाधड़ी भी इस कदर हो सकती है कि आप अपना मकान बना लें, अपना प्रतिष्ठान बना लें और फिर एकाएक कोर्ट से आदेश आएगा कि गलत जगह पर आप काबिज हैं। ये सड़क है और सड़क के इस पार ये जो मकान है ये जायज हैं, ये ठीक हैं, और इधर के जो मकान हैं जी 65/156 जिस पर विवाद है, जिससे विवाद आया 65/156 ये रोड से इधर के सार में विवाद है। मैम, आपका घर भी इसी नोटिस की जद में आ रहा है? हाँ जी, मेरा घर कब भी से आ- आप लोग यहाँ पर काबिज हैं? हम 20 से। 2020 से? हाँ जी। किससे लिया था आपने ये प्लॉट? दीपक चराया से कितने का लिया होगा, कुछ लागत अंदाजा हमने है? 28 लाख का। 28 लाख का लिया था। उसके बाद फिर आपने मकान बनाया? नहीं, मकान ही लिया। मकान ही लिया था, हाँ जी, बना बनाया लिया हाँ जी, था हाँ जी। आपने। तो क्या विवाद क्या है, कुछ जानकारी है इसकी आपको? विवाद है, उस दीपक चराया ने दिया है जी। अब दूसरा कोई आ रहा है कि ये मेरी जमीन में है। हाँ जी। विवाद ये है कि दूसरे की जमीन बेच दी उसने शायद। तो बिल्डर ने तो कहीं धोखा किया ना आप लोगों के साथ? अब हाँ, वो सामने नहीं आ रहा तो धोखा ही है। सर आज तक देखा नहीं इस तरह का केस रुद्रपुर में, क्योंकि रजिस्ट्री शुदा जमीन है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। बैंक लोन में लोगों ने लेके मकान बनाए हैं। तो ये मतलब कुछ बात तो अटपटी सी है ये। और एकदम कल नोटिस लगे हैं और आज ये तोड़ने के लिए कह रहे हैं। लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। एक दिन पहले नोटिस लगा? एक दिन पहले, कल नोटिस लगा है। नोटिस तो कम से कम 15 दिन पहले लगना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, बड़ा कष्टकारक है और एक इस प्रकार का एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से मध्यम वर्ग के लोग जो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और उस जमा पूंजी को के आधार 3 पीढ़ियां, आज भी इन मकानों में मैं देख रहा हूं कि वहाँ दादा भी है, बेटा भी है, पोता भी है। दूसरी या तीसरी पीढ़ी में जाके कहीं मकान बनता और वो मकान बना है तीसरी पीढ़ी में जाके, और उन्होंने बाकायदा हाउसिंग लोन ले रखे हैं, अभी तो उसके लोन भी नहीं उतरे कईयों के। और उन लोगों के साथ इस प्रकार का न्यायालय का निर्णय आ जाना कि उनका ध्वस्तीकरण करके कब्जा दे दिया जाए और 2 लोगों की संपत्ति के आपस के झगड़े के कारण से, तो मुझे लगता है बहुत कष्टकारक है। और कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को भी कहीं गुमराह करने की कोशिश की है उन दोनों पक्षों के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, पैसे दिए हैं, पूरे पैसे दिए हैं और पूरा नियमानुसार रजिस्ट्री दाखिल खारिज और पूरा लोन लिया है। तो वो पूरी तरीके से वो लोग हैं, तो उनको वो स्टेक होल्डर जो है, वो जो हितधारक है, उनको सुने बिना और इस तरह का निर्णय आ जाना, तो मुझे लग रहा है कोर्ट को गुमराह करने की बात जो आप कह रहे हैं वो किन के द्वारा होगा? बिल्डर्स के द्वारा हो रहा है या जो दोनों पक्ष आपस में संपत्ति का झगड़ा जिनके बीच में था वो गुमराह कर रहे हैं? कौन पक्ष? मुझे लग रहा है कि वो जो दोनों पक्षों के द्वारा वो तथ्य पूरे नहीं गए। सबसे पहली बात तो ये जो पक्ष है अपना, जो वहाँ रहते हैं, इन्हें नोटिस आने चाहिए। और वैसे भी हम देखें कि अगर नदी के किनारे किसी ने कब्जा भी कर रखा हो, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा हो, तो उन्हें भी महीने 2 महीने का 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप इसे खाली करें, ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है, खाली होगी। और यहाँ 24 घंटे पहले नोटिस लगता है और आज जाके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की कोशिश की जाती है। तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वहाँ कोर्ट के सामने, वरना कोर्ट पहले ही कहता कि ये जो यहाँ के स्टेक होल्डर, इन्हें नोटिस देके इन्हें खाली करने के लिए कहा जाए या उनका पक्ष सुना जाए, वो वहाँ क्यों बैठे हैं, कुछ तो कहता। इससे मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के सामने इनके पक्ष नहीं आए और आज इन लोगों ने कोर्ट की कार्रवाई में अपनी जो है सहभागिता की है। और सहभागिता करने में वहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई में मुझे लगता है जब इनका पक्ष जाएगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत भी आएगी और पूरी तरीके से यहाँ का जनप्रतिनिधि के कारण से मैं इन परिवारों के साथ खड़ा हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इस तरीके की घटनाएं जो बारंबार हो रही हैं, इसको लेकर भी एक तो मेरा निवेदन है कि पहली बात तो प्राधिकरण के जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं उन्हीं कॉलोनियों को में लोग जाएं, क्योंकि वहाँ पर इस बात की संभावना कम हो जाती है। फिर भी अगर कहीं जमीन जायज़ की खरीद फरोख्त है तो खरीद फरोख्त से पहले किसी वकील के माध्यम से या कहीं के माध्यम से पूरी जांच जरूर करा लें। ठुकराल जी क्या कहना चाहेंगे पूरा वस्तुस्थिति को? किस ये जो यहाँ के कॉलोनी के लोग हैं, जो 8 मकान वाले हैं या खाली प्लाट वाले हैं, इनका कोई दोष ही नहीं है। इनको किस बात की सजा मिल रही है? वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं अपने घरों में हैं और ऐसी अवस्था में मकान तोड़ना या मकान खाली कराना ये न्यायोचित नहीं है। मैं तो न्यायालय के आगे भी रिक्वेस्ट करता हूं, इनको कुछ समय दिया जाए ताकि जो दोषी व्यक्ति है
वो सामने फ्रंट पे आए और सारे मामले का निस्तारण करें। आप कह रहे हैं समय दिया जाए, पर नोटिस चस्पा करने की भी जो प्रक्रिया होती है वो कम से कम 15-20 दिन पहले होनी चाहिए। कल नोटिस चस्पा हुआ है। हाँ। कल नोटिस चस्पा हुआ, आज कार्रवाई करने के लिए आ गए जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रुद्रपुर के इसके मानचित्र पीछे भी तो कोई साजिश नजर आती है। साजिश तो है ही है। नोटिस कहाँ छुपाए गए? नोटिस क्यों नहीं समय से? नोटिस, इनको समय से नोटिस लगाने चाहिए। ये जो साजिशन ये काम हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए और जो व्यक्ति भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो और उसको फ्रंट में आकर इस मामले का निस्तारण करना चाहिए। सवाल भाई साहब और है कि जिन घर पे लोन है उन पे जो अधिकारी जो बैठे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? एक सामान्य परिवार को तो आप चलो उसका घर तोड़ के व्यवस्था कर दोगे कि भाई उसका घर तोड़ दिया उसका जुर्माना पड़ गया, लेकिन जिस अधिकारी ने, तहसीलदार ने, अमीन ने, पटवारी ने, बैंक मैनेजर ने उनके कागज देखे, लोन करे, उनको सब व्यवस्थाएं कराई, उनकी व्यवस्था करके दी, उन पे जुर्माना क्या लगेगा? उन पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी से सब बच रहे हैं। लोन लेते ही इसीलिए मैं कि जमीन साफ है। हाँ। लेकिन और लोन बैंक लेने के भी- बाद बैंक भी अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त कर लेता है, सारी है, जांच तभी लोन पड़ताल देता कर है, लेता हाँ, है, बिल्कुल। तभी जो है लोन देता है। तभी लोन देता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि दाखिल खारिज भी हो जा रहा है हवाई तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बैंक के सभी आदमी सर्वे वाले, अप्रूवल वाले, किस बैंक से लोन हुआ है कुछ अब जानकारी? जिस भी बैंक से हुआ सबको मिलाया गया था, सब मिले हुए हैं। प्राइवेट है या सेंट्रलाइज है? नहीं, यहाँ मैक्सिमम प्राइवेट ही है। प्राइवेट बैंकों से लोन हाँ, हुआ है। प्राइवेट बैंकों से लोन। हमाम में सब नंगे हैं क्या? हाँ। बैंक के कर्मचारी, क्या तहसील के अधिकारी, हाँ, कर्मचारी? बिल्कुल, विधायक जी, क्या बिल्कुल। कुछ हल निकल रहा है अभी? कुछ कोई वो प्रक्रिया को बिल्कुल रोका जा रहा है बिल्कुल। या क्या इस समय स्थिति निकल के आ रही है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि चूंकि न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय का बड़ा स्पष्ट आदेश है, इस कारण से कहने की मेरी सीमा किसी भी स्टेटमेंट को देने की। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि ये लोग जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ मकान बनाया, यहाँ का विधायक इनके साथ खड़ा है और जिस सीमा तक हो सकेगा उस सीमा तक हम इनके साथ खड़े हैं, हम इसका रास्ता निकालेंगे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएंगे। कब लिया था आप लोगों ने मकान? भैया सन 2020 में लिया था। 20 में कितने रुपए का लिया था? ये मेरे पति को पता, मुझे नहीं। भाई जी। किनसे लिया था? दीपक चिराया जी से लिया था हमने। मकान था या प्लॉट था? नहीं, मकान था बना के। कितने का लिया था उस समय? पता नहीं भैया, 20 में लिया था, 22 में लिया था, मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं। आपने बैंक लोन भी लिया उस पर? हाँ भैया, कौन सी बैंक से लोन ले रखा? HDFC बैंक से हमने लोन लिया है। तो इस पर तो दाखिल खारिज भी हुआ होगा, 143 भी हुआ होगा उस समय? हाँ भैया, कमर्शियल कराया होगा। सब हुआ है, दाखिल खारिज वगैरह सब हुआ है। तो बैंक लोन आपका पूरा निपट चुका है? नहीं भैया, अभी बकाया है बैंक का भी? इतना 20 साल का हमने अच्छा, लोन सभी का लिया बकाया भैया, है? 20 साल का लोन लिया, इतनी सैलरी नहीं है भैया कि हम चुका सके। खाने के तो किस तरह जुगाड़, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? अकेले हस्बैंड है कमाने वाले? हाँ भैया, मैं हूँ, मेरे 2-3 बच्चे हैं और मेरे पति है। बच्चे स्कूल जाते होंगे सब? हाँ तो ये नोटिस कब लगा आपके? भैया, कल 11 बजे लगा ये नोटिस। उससे पहले कोई इतला नहीं दी गई कि ये? मुझे नहीं पता भैया। आपको पता था यहाँ कोई विवाद चल रहा है इस जमीन का? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं पता था, वरना लेते ही क्यों हम लोग, इससे बढ़िया तो किराए पे ठीक थे ना। आप देख सकते हैं पीड़ित महिला हैं जिनके पास सिवाय आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। आप भी यहीं पे हैं क्या बहन जी? आपका भी? आपने कब लिया था मकान? सब साथ में ही लिए थे, उसी समय लिए थे, शुरू में ही लिए थे, लॉकडाउन के बाद लिए। लॉकडाउन के बाद लिया? कितने अमाउंट का था आपका? नहीं पता। नोटिस कब लगा आपके यहाँ? नोटिस कल आया है। कल आया? हाँ, उससे पहले पता था कि कुछ नहीं, विवाद चल रहा है? कुछ भी नहीं पता मुझे था। अभी विधायक जी ने जो आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हुए हैं? हाँ हाँ, जरूर संतुष्ट हैं। तो बदहवास स्थिति है, महिलाएं कुछ बोलने के हालात नहीं है, क्योंकि एकाएक अगर मकान छिन जाएगा, छत छिन जाएगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर ये क्या बोले, निरुत्तर हैं। बहरहाल बड़ी बात यह है कि 2020 में यहाँ के लोग प्लॉट लेते हैं, अपनी गाड़ी कमाई, जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर 20, 25, 30 लाख का मकान लेते हैं और 5 साल के बाद उस मकान को लेने के बाद रजिस्ट्री होती है, दाखिल खारिज होती है, बैंक का लोन होता है, सब कुछ हो जाता है। 5 साल के बाद उनको पता चलता है कि ये मकान तो उनका अपना है ही नहीं और आज छत छीनने की नौबत आ गई है। जेसीबी सामने खड़ी है, प्रशासन, राजस्व विभाग, पुलिस सब यहाँ पर मौजूद हैं और कोर्ट के भी जो कानून के इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
हताश हैं तो सिर्फ यहाँ के बासिंदे हैं, लोग हैं, निराश हैं, परेशान हैं और उनके पास अब कोई रास्ता निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भरोसा दिला रहे हैं कि कोर्ट का मामला जो हल है वो न्यायालय से निकलेगा और स्टे लाकर फिर इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठाकर मामले का पटाक्षेप कराया जाएगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला अपडेट जो होगा वो मैं आपको जरूर दूंगा।